नमस्ते क्लास। आज के हमारे इस विशेष ऐतिहासिक विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम इतिहास की किताबों से सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं निकालने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं लीडरशिप में हुए अब तक के सबसे बड़े, जी हाँ, बिल्कुल सबसे बड़े बदलाव की। हम सम्राट अशोक का विश्लेषण करेंगे, एक ऐसे शासक जो एक बेहद क्रूर विजेता से दुनिया के सबसे दयालु और नैतिक नेता में बदल गए। सच कहूं तो ये सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि ये लीडरशिप और ट्रांसफॉर्मेशन का एक अल्टीमेट मास्टर क्लास है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं। खैर, आज के हमारे इस लेक्चर का सिलेबस बिल्कुल स्पष्ट है। हम एक आक्रामक शासक के उदय से अपनी बात शुरू करेंगे, फिर कलिंग युद्ध के उस बड़े टर्निंग पॉइंट को समझेंगे, धम्म की नई लीडरशिप शैली का विश्लेषण करेंगे, बौद्ध धर्म के ग्लोबल प्रसार को देखेंगे और आखिर में शांति और नैतिकता की उस महान विरासत पर चर्चा करेंगे जो उन्होंने पीछे छोड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से, एक आक्रामक शासक का उदय और प्रारंभिक मौर्य साम्राज्य। देखिए, अशोक के शुरुआती दिनों की स्थिति को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐतिहासिक संदर्भ को जरा ध्यान से देखिए। महान चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के पुत्र अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? 273 ईसा पूर्व में सत्ता हाथ में आने और 269 ईसा पूर्व में उनके औपचारिक राज्याभिषेक के बीच पूरे 4 साल का गैप है। ये गैप क्यों? क्योंकि इतिहासकार बताते हैं कि ये समय उनके अपने ही भाइयों के साथ सिंहासन के लिए हुए एक बेहद हिंसक और क्रूर संघर्ष का समय था। अशोक की शुरुआती जिंदगी महत्वाकांक्षा और आक्रामकता से भरी थी। उनके लिए साम्राज्य विस्तार का मतलब सिर्फ एक था, तलवार। लेकिन फिर 261 ईसा पूर्व में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया। और यही हमें लाता है भाग 2 पर, कलिंग युद्ध, यानी उनका अल्टीमेट टर्निंग पॉइंट। अब क्लास में यहाँ आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जरा सोचिए, ऐसा क्या होता है जो अपनी शक्ति के बिल्कुल चरम पर बैठे एक घोर महत्वाकांक्षी विजेता को अपनी तलवार हमेशा हमेशा के लिए फेंकने पर मजबूर कर देता है? आखिर क्यों? लाखों, जी हाँ, लाखों। कलिंग के युद्ध में लाखों लोग मारे गए और घायल हुए। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। जब युद्ध खत्म होने के बाद अशोक उस मैदान में उतरे तो उन्होंने कोई जश्न नहीं मनाया। वहां सिर्फ और सिर्फ मौत, विनाश और लोगों की चीखें थीं। एक सफल राजा के रूप में तो उन्हें खुश होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं। इस भयंकर रक्तपात ने उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह तोड़कर रख दिया। उन्हें इतना गहरा पछतावा हुआ जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बस यही वो क्षण था जब एक क्रूर विजेता के हृदय का पूरी तरह से परिवर्तन हो गया। आप इस बदलाव को बिल्कुल दिन और रात के फर्क की तरह देख सकते हैं। कलिंग से पहले का अशोक एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी क्रूर महत्वाकांक्षा, सत्ता के लिए पारिवारिक संघर्ष और हिंसक तरीके से साम्राज्य फैलाने के लिए जाना जाता था। और कलिंग के बाद एकदम अलग, हिंसा का पूर्ण त्याग, लोगों के प्रति करुणा, जन कल्याण और नैतिक शासन। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और ध्यान रहे, ये सिर्फ एक धर्म परिवर्तन नहीं था, ये उनके सोचने के तरीके में, उनकी लीडरशिप में एक संपूर्ण पैराडाइम शिफ्ट था। अब हम आते हैं भाग 3 पर, धम्म और लीडरशिप की एक बिल्कुल नई शैली। युद्ध का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ने के बाद अशोक को इतने विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए एक नए विजन की जरूरत थी। कुछ ऐसा जो लोगों को डराकर नहीं बल्कि प्रेरित करके जोड़े। क्लास, धम्म की इस परिभाषा को ध्यान से समझें। धम्म कोई नया धर्म नहीं था जिसे वो लोगों पर थोप रहे थे, बल्कि ये एक नैतिक मार्ग था। इसमें अहिंसा को सबसे ऊपर रखा गया, सभी धर्मों के सम्मान की बात की गई और प्रजा के लिए न्याय और करुणा सुनिश्चित की गई। आसान शब्दों में कहूँ तो उन्होंने मिलिट्री पावर की जगह मॉरल पावर यानी नैतिक शक्ति को अपने शासन का आधार बना लिया। लेकिन हम सब जानते हैं कि एक लीडर सिर्फ बड़े बड़े सिद्धांत नहीं बनाता, वो उन्हें जमीन पर उतारता भी है। तो अशोक ने इसे लागू कैसे किया? उन्होंने पूरे साम्राज्य में जगह जगह पत्थरों और स्तंभों पर अपने संदेश लिखवाए, जो आज भी हमें मिलते हैं। हथियारों पर पैसा बहाने के बजाय उन्होंने इंसान और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल बनवाए, सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, यहाँ तक कि पशु हत्या पर भी रोक लगा दी। अपने अधिकारियों को उनका साफ आदेश था कि वे जनता के हित में काम करें। जरा सोचिए, ये उस जमाने में पब्लिक वेलफेयर का कितना एडवांस्ड मॉडल था। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, बौद्ध धर्म का वैश्विक प्रसार और एक धर्म प्रचारक के रूप में उनकी भूमिका। अब अशोक के अंदर जो असीमित ऊर्जा और महत्वाकांक्षा पहले नए राज्यों को जीतने में लगती थी ना, वो ऊर्जा अब एक नई दिशा ले चुकी थी।
उन्होंने इसे केवल अपने राज्य तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने दर्शन और शांति के संदेश को फैलाने के लिए अपने दूतों को श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान और कई अन्य जगहों पर भेजा। और सबसे बड़ी बात, इस काम के लिए उन्होंने अपने ही बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को एक लंबी और कठिन यात्रा पर श्रीलंका भेज दिया। अपनी शिक्षाओं के प्रसार के लिए ऐसा व्यक्तिगत बलिदान देना सच में असाधारण था। इसीलिए तो उन्हें इतिहास में धर्म प्रचारक भी कहा जाता है। और अब हम अपने लेक्चर के अंतिम भाग पर पहुंच गए हैं, शांति और नैतिकता की विरासत और मौर्य साम्राज्य का पतन। अशोक के पूरे जीवन का जो सबसे बड़ा सबक है वो यही है, सच्ची महानता हथियारों से या हिंसा से नहीं, बल्कि करुणा, शांति और नैतिकता से ही हासिल की जा सकती है। ये बात बिल्कुल सच है कि 2332 ईसा पूर्व में उनके निधन के बाद वो विशाल मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और अंततः बिखर गया। लेकिन एक क्रूर विजेता से एक महान मानवतावादी नेता के रूप में अशोक ने जो अपनी अनोखी पहचान बनाई ना, उसने उन्हें इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो क्लास, आज का ये लेक्चर समाप्त करने से पहले मैं आपको एक विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ छोड़ना चाहती हूँ। अगर इतिहास के सबसे खूंखार और बड़े विजेताओं में से एक ने शांति के अंदर अपनी सच्ची महानता और ताकत खोज ली, तो आज के हमारे मॉडर्न लीडर्स को ताकत की परिभाषा कैसे तय करनी चाहिए? क्या असली ताकत दूसरों को डराने और हराने में है, या खुद के अंदर की करुणा को जगाने में? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। सम्राट अशोक का ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें आज भी बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करता है। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और लीडरशिप के इन ऐतिहासिक पाठों को हमेशा याद रखिए।